प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी 12वीं की हिंदी की गद्य गरिमा पर बात करेंगे और गद्य गरिमा में प्रकरण में राष्ट्र का स्वरूप जो पहला प्रकरण है, पहला अध्याय है, राष्ट्र के स्वरूप पे हम लोग बात करेंगे। गद्य गरिमा पढ़ने से पहले हम लोग को एक ध्यान दे देना है कि गद्य गरिमा से जो भी प्रश्न आते हैं, दो तरह के लेखक का परिचय आएगा। दूसरा, जो निबंध दिया है या गद्यात्मक जो भी कृति दी हुई है, ललित निबंध दिया है या व्यंग दिया है या रिपोर्टाज दिया हुआ है, उससे गद्य खंड आएंगे। उस गद्य खंड को हमें पढ़ करके पहचानना है, पहले पढ़ लेना है, पहचान लेना है और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। तो हमको ध्यान ये देना है कि जो गद्यांश दिया हुआ है उसी गद्यांश में उसके उत्तर छिपे हुए हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। इसलिए हमें उस गद्यांश पर फोकस करना है। सबसे पहले तो हमें अध्याय के मूल भाव को समझना होगा। मूल भाव समझने के पश्चात जब हम संपूर्ण अध्याय को 2-3 बार 4 बार पढ़ लेंगे स्वयं से, तो उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे। मूल भाव समझने के पश्चात हम प्रश्नों के स्वरूप को समझेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के हैं और उस जो गद्यांश है उसमें उत्तर क्या छुपा हुआ है, इसको समझेंगे। आज हम लोग राष्ट्र के स्वरूप के मूल जो उसमें अंश छुपा हुआ है उस चीज़ को पहले अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग प्रश्न एक अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से उन 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे। और हल करना जब जान जाएंगे तो हमें कहीं से भी अगर कोई गद्यांश आता है उस अध्याय से तो हम आसानी से उसे हल कर लेंगे। कंपटीशन की परीक्षाओं में जाते हैं तो अपठित गद्यांश आते हैं और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उस अपठित गद्यांश कैसे उत्तर उससे निकालें, इस कला को भी हमें अपने अंदर विकसित करनी है। इस प्रकार से हमें अध्ययन करना है गद्य गरिमा का। हम सबसे पहले आपकी जो गद्य गरिमा से प्रश्न हमको मिलते हैं तो एक जीवन परिचय मिलता है जो 5 अंकों का होता है। जीवन परिचय भी मात्र 100 शब्दों में ही 80 शब्दों में लिखना होता है। 80 से 100 शब्दों के बीच में उसको लिखना होता है। और हमें ध्यान देना है कि लेखक का मूल जो जन्म है, स्थान है, मृत्यु कब हुई, उनकी कृतियाँ क्या हैं, उनका साहित्यिक अवदान क्या है, जो मूल चीज़ें हैं वो न छूट पाए हमसे और हम अच्छे प्रकार से उसे व्याख्यायित कर ले जाएं। तो राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को हुआ था। जन्म स्थान इनका खेड़ा है। खेड़ा जो मेरठ जनपद, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में पड़ता है। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय से ये पीएचडी और डीलिट की उपाधियां इन्होंने प्राप्त की। 26 जुलाई 1967 को इनका निधन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय ये है कि जो ये भाषा प्रयुक्त करते थे अपने निबंधों में वो शुद्ध परिष्कृत हुआ करता था, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया करते थे। और जो अधिकतर इन्होंने निबंध ही लिखे हैं, पत्रों का संपादन किया है, पुस्तकों का संपादन किया है इन्होंने। तो जो इन्होंने शैली इनकी है वो 2 प्रकार की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, विचारात्मक और गवेषणात्मक। विचारात्मक शैली में जो प्रयोग किया है उसमें विचार प्रधान निबंध लिखे गए हैं। विचारों की प्रधानता है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप वो भी विचारात्मक निबंध है। गवेषणात्मक जो निबंध हुआ करते हैं वो खोज परक निबंध
हमें दिखाई देता है। और चूंकि इनकी शैली विचारात्मक और गवेषणात्मक रही है, इस वजह से सदैव साहित्य में हम लोग याद करते रहते हैं इनको। इनकी रचनाएं पृथ्वी पुत्र, कल्पलता जो निबंध संग्रह है, ध्यान दीजिए आपका जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, इसी पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह हैं। जिन पर इन्होंने शोध ग्रंथ लिखे वो है पाणिनि कालीन भारतवर्ष। पाणिनि कालीन अध्ययन किया था, साहित्य का अध्ययन किया था, और ये इनकी पुस्तक है, शोध संपादित ग्रंथ है। और इनका जो संपादन है वो बहुत ही एक पुस्तक जायशीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संपादन है इनका। बाण भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, इस पुस्तक का भी इन्होंने संपादन किया था। तत्पश्चात हम अपने जो पाठ्यक्रम में निर्धारित राष्ट्र का स्वरूप है उस पर आते हैं। ये एक विचारात्मक निबंध है, इसमें विचार प्रधान निबंध है ये राष्ट्र का स्वरूप। निबंध आप जानते ही हैं कि कहा जाता है निबध्यते इति निबंधनम, जो भली प्रकार से बंधा हो उसे निबंध करते हैं। जो व्यवस्थित हो, सुसज्जित हो, भली प्रकार से उसे बांधा गया हो उसे निबंध कहा जाता है। तो जहाँ विचार अच्छी प्रकार से बांधा गया हो, विचारों को अच्छे प्रकार से रखा गया हो, वो विचारात्मक निबंध है। और राष्ट्र का स्वरूप एक विचारात्मक निबंध है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और लेखक आपको पता हो ही गया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके रचयिता हैं। इसमें लेखक ने 3 तत्वों के बारे में जिक्र किया है। 3 तत्वों के द्वारा इस अध्याय को बुना है। जो राष्ट्र का स्वरूप है उसका निर्धारण कैसे हो, किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उस पर इन्होंने विचार किया है। सबसे पहले इस निबंध में पृथ्वी पर विचार किया है कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्धारण में पहला तत्व जो आता है वो पृथ्वी है। पृथ्वी होना आवश्यक है। बिना भूमि के, बिना पृथ्वी के हम राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा तत्व जो हमारे सम्मुख आता है वो है जन, मनुष्य। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी और जन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पृथ्वी के साथ जन का होना राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। तीसरा जो तत्व है वो है संस्कृति। ये दोनों चीज हो और संस्कृति न हो, पृथ्वी हो, जन हो और संस्कृति न हो, तब भी हम एक व्यवस्थित, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण तभी होता है जब ये तीनों तत्व, पृथ्वी, जन और संस्कृति का ताना बाना ठीक प्रकार से बुना गया हो। हम सबसे पहले जो राष्ट्र के स्वरूप का पहला अंग है भूमि, उस पर हम विचार करेंगे। भूमि जो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो फैली हुई भूमि है उसी से राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम आप भली प्रकार जानते हैं कि इसी भूमि पर हम रहते हैं, निवास करते हैं। इसी भूमि से हमें अन्न, भोजन, जल सब कुछ प्राप्त होता है। हमें वायु चाहिए तो इसी भूमि पर उगे हुए पौधों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हमें जल चाहिए तो नदियों के माध्यम से, या नदियों के वाष्पित जल आकाश में जाएंगे, मेघ बनेंगे, फिर बरसेंगे, इस धरती पर आएंगे तो हमें जल प्राप्त होंगे। अन्न जो प्राप्त होगा इसी धरती पर हम उगाते हैं, इसी धरती को कोड़ते हैं, गोड़ते हैं, उगाते हैं, तब हमें अन्न भी प्राप्त होता है। इसलिए हमारे भरण पोषण के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए
ये अस्तित्व के लिए जुड़ा हुआ, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमारा अस्तित्व तभी है जब ये धरती है। इस धरती के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए ये धरती बहुत ही आवश्यक है, पृथ्वी बहुत आवश्यक है इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए। और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो मणि माणिक्य हो, सोने हो, चांदी हो, गहने हो, या कोई बहुमूल्य पत्थर ही क्यों ना हो, वो हमें इस धरती से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम वसुंधरा इसे कहते हैं, जो वसुओं को धारण करती है, अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती है। ये सारे रत्न इसी में भरे पड़े हैं। हम इसकी खुदाई करके इससे कोयला भी निकालते हैं और हीरा भी निकालते हैं। हम इससे सोना भी निकालते हैं, चांदी भी निकालते हैं। हमें इसी से घर बनाने के लिए लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं। इसी से हमें बालू भी प्राप्त होगा, सीमेंट भी प्राप्त होगा। जो भी हमारे जीवन की आवश्यक चीजें हैं इसी धरती से मिलती है। इसीलिए हम इसे वसुंधरा भी कहते हैं। और हमारा जो आर्थिक विकास है, हमारा जो आर्थिक पक्ष है जीवन का, वो इस धरती से जुड़ा हुआ है। अगर धरती उपजाऊ है, अगर धरती हमसे प्रसन्न है, हमारा संबंध उससे अच्छा है, हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, उसके रखरखाव के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, तब तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा, हम बहुत ही विकास करेंगे। और अगर हम धरती के बारे में नहीं जानते हैं, उससे अनभिज्ञ हैं, तो हमारा जीवन विकसित नहीं हो सकता है, हम आर्थिक रूप से पिछड़ सकते हैं। और इस आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, इस धरती के बारे में, धरती में छिपे हुए कुछ रहस्य हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक है कि धरती में कहाँ पर ईंधन है, यानी डीजल या पेट्रोल या अन्य प्रकार के जो जीवाश्म ईंधन हैं वो कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ पर सोने हैं, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर कोयला है। इन रहस्यों को हमें जानना पड़ेगा। और इस भूगर्भ की रक्षा हम कैसे करें, जो हमारा आगे का जीवन अच्छा बन सके, वो इस रहस्य को जानना आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि हम विज्ञान में प्रगति करें, विज्ञान के द्वारा प्रगति करें। और ये विज्ञान का विकास आवश्यक है। और किस रूप में विज्ञान का विकास हो? विनाशात्मक नहीं, विकासात्मक, सृजनात्मक विकास होना चाहिए, सकारात्मक विकास होना चाहिए विज्ञान का। ऐसा नहीं कि हम अपने ही जीवन को संकट में डाल दें, विज्ञान के ऐसे खोज न करें, बल्कि इस धरती को कैसे बचाएं, इस पर्यावरण को कैसे अच्छा करें, इस आसमान को कैसे अच्छा करें, जो हमारे जीवन को रक्षा प्रदान करते हैं, उसको कैसे अच्छा बनाएं, ये विज्ञान का कार्य है। और विज्ञान का विकास अगर इस प्रकार से होता है तो निसंदेह मनुष्य अपने जीवन को और सरल बनाएगा और अच्छे प्रकार से बनाएगा। और साथ में विज्ञान एक ऐसी चीज है कि हमें रोजगार के अवसर पैदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो तभी उसका जीवन अच्छा हो सकता है। तो विज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमको सभी हाथों को काम दे सकता है। तो विज्ञान का विकास इस प्रकार से हमें करना है। और खास बात यह है इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए कि जो पृथ्वी है, धरती है, वो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितनी भी राष्ट्रीय विचारधारा हमारी बनती है या निकलती है, वो इस धरती के द्वारा ही निकलती है, इस धरती से ही जुड़ी हुई है। आप भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष की एक सीमा है, अन्य राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, उसकी हम रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? क्योंकि ये हमारी भूमि है, हम इस पर रहते हैं, हमारा इससे विकास जुड़ा हुआ है, इसको हम माता का दर्जा देते हैं। और इसीलिए माता का दर्जा देते हैं कि हमारा भावनात्मक जुड़ाव इस धरती से बना रहे।
हम देखेंगे कि कश्मीर हो या पूर्वोत्तर का जो इलाका हो, उसको किस संजीदगी के साथ हम लोग कितने सैनिक वहाँ पर रखे हुए हैं और वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इस भूमि से हमें प्यार है, इस भूमि से ही हमारी पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी धरती से ही है, उसके राष्ट्र से ही है। इसलिए जितनी भी राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं इस धरती से ही विकसित होती हैं, धरती से ही ये जुड़ी हुई होती हैं। इस पृथ्वी के पश्चात जो राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा तत्व है वो है जन, यानी धरती तो हो ही, एक राष्ट्र के स्वरूप के लिए धरती तो अति आवश्यक है ही, साथ में जन का भी होना आवश्यक है। जन नहीं रहेगा तो इस राष्ट्र का स्वरूप नहीं बनेगा, क्योंकि धरती चेतना अवस्था में तभी आती है, धरती से हम लोग लाभ तभी प्राप्त करते हैं जब ये जन सक्रिय बनता है। साथ में जो ये जन है इस धरती को अपनी मातृभूमि के रूप में देखता है और इसका संबंध इस धरती से माता और पुत्र का होता है। ये तभी ये हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। ये जब भाव लोगों के हृदय में उमड़ता है, लोगों के हृदय में पनपता है, तब हमारी राष्ट्रीय विचारधारा बलवती होती है। हमारा इस राष्ट्र से जुड़ाव और मजबूत होता जाता है। तो इस धरती से हमारा संबंध माता और पुत्र का है। और सबसे आवश्यक ये है कि हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं। इस राष्ट्र में रह करके अधिकार तो जानने ही चाहिए, हमें कर्तव्य पहले जानने चाहिए। कर्तव्य किसके प्रति? इस राष्ट्र के प्रति, इस धरती के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति, इस बाग बगीचों के प्रति, यहाँ पे जितनी चीजें हमें लाभ पहुंचाती हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, उसके प्रति अगर हमारे कर्तव्य अच्छे हैं, कर्तव्यों को हम जानते हैं, कर्तव्यों को भली प्रकार से उसका निर्वहन करते हैं, तो निसंदेह हमारे राष्ट्र की उन्नति होती रहेगी। और जिस राष्ट्र में लोग स्वार्थ रहित होंगे, यानी वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे और परिश्रमी होंगे, उस राष्ट्र की उन्नति निरंतर होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। साथ में ये ध्यान देना है कि जो जन है वो नदी के प्रवाह के समान है। जिस प्रकार से नदियां कलकल कलकल छलछल छलछल बहती रहती हैं और ये कभी धारा खत्म नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन, ये जनजीवन चलता रहता है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेखक ने लिखा है कि जब तक सूर्य की रश्मियां रहेंगी, सूर्य की किरणें धरती पर आती रहेंगी, तब तक ये जन उस पर रहेगा। ये सर्वदा सत्य है कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूर्य रहेगा, हम सकारात्मकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, विज्ञान को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन अच्छा बनता रहेगा और हम उस नदी के प्रवाह के समान बने रहेंगे, हमारा जीवन बना रहेगा। इस प्रकार से इस तत्व का होना, जन का होना राष्ट्र के स्वरूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं। जो पृथ्वी और जन तो राष्ट्र के स्वरूप के लिए अति आवश्यक है ही है, साथ में संस्कृति का होना भी, ये जो संस्कृति है उसका भी होना राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये दो तत्व हों और संस्कृति न हो, मान लीजिए जन हो, लोग रहें, साथ में भूमि भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति
विकसित न हो, संस्कृति से हम भरे पूरे न हों, तो हमारा राष्ट्र संपन्न माना नहीं जाएगा। और संस्कृति कहते किसे हैं? जो ज्ञान और कर्म का फल होता है, जो उत्तम फल होता है, हम जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं और उसको अपने जीवन के लिए चुन लेते हैं, वही संस्कृति है। संस्कृति अच्छे गुणों को इकट्ठा जब हम करते हैं और उसको कई हजारों वर्षों से जब परख लेते हैं कि ये हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, वो संस्कृति का अंग बन जाता है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्र के लिए संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति को ही राष्ट्र और जन का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर ये संस्कृति न हो तो जन का मस्तिष्क कहा जाएगा वो कबंध मात्र है, यानी केवल ऊपर हमारा मस्तिष्क नहीं है, ये कंधा ही कंधा के नीचे से है। तो जब हमारा मस्तिष्क ही नहीं होगा, हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो इस धड़ का कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, हमारा मस्तिष्क अच्छी प्रकार से काम करते रहना चाहिए। ये आवश्यक है इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए। और राष्ट्र की वृद्धि तभी संभव है जब हमारे संस्कृति का विकास हो, हमारे संस्कृति का अभ्युदय हो, विकास हो, तभी राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और ध्यान देना है कि हमारा जो राष्ट्र है वो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। पता चलेगा कि पूर्वोत्तर में कुछ और संस्कृति पनप रही है, इस मध्य भारत में कुछ और संस्कृति है, दक्षिण की संस्कृति थोड़ी सी भिन्न है, उत्तर की संस्कृति हमसे भिन्न है, पश्चिम की संस्कृति काफी भिन्न है। लेकिन इस भिन्नताओं में भी हम संस्कृत की अच्छी चीजों के, प्रत्येक संस्कृतियों से अच्छी चीजों को लेकर के एक समन्वय बनाते हैं और उस राष्ट्र में, राष्ट्र के निर्माण में इन सभी संस्कृतियों से हम लाभ उठाते हैं और संस्कृति के द्वारा इस राष्ट्र को और सुंदर बनाते हैं और उसे एक सूत्र में पिरोने का कार्य ये करते हैं। इस विभिन्न संस्कृतियां, जैसे कोई गुलदस्ता हो और उस गुलदस्ते में अनेक प्रकार के फूल लगा दिए जाएं, अगर एक ही तरह का फूल हो तो एक रूपता दिखाई देने लगेगी, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के अगर फूल दिखाई दे, विभिन्न रंगों के फूल लगा दिए जाएं, तो वो गुलदस्ता कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखाई हमें देने लगता है। इसी प्रकार से ये भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, जिसमें विभिन्न तरह की संस्कृतियां मिलकर के नदियों की भांति एक समुद्र में आती हैं और उसके पश्चात एक अच्छे संस्कृति का निर्माण करती हैं और एक हम में एक सांस्कृतिक रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाती हैं। और खास बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं इतने उदार हैं कि प्रत्येक संस्कृतियों से लोग रस चुरा लेते हैं। हमें आसाम के नृत्य भी लुभाते हैं, दक्षिण की भरतनाट्यम भी लुभाती है और भी कश्मीर के नृत्य भी लुभाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के संस्कृति हमें आनंदित करते हैं, ये हमारे लोगों की ये विशेषता है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो पूर्वजों से हमें प्राप्त है, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति के कुछ अंग हैं, उसे हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारे समक्ष प्रश्न कैसे आएंगे, उसका अभ्यास कैसे करेंगे। जैसे एक गद्यांश दिया रहेगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें
कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो ये गद्यांश दिया रहेगा। इस पर 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों के पूछे जाएंगे। सबसे पहले पाठ का नाम और लेखक पूछा जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है ये गद्यांश, और चूंकि आप पढ़े रहेंगे 4-5 बार तो आप पकड़ उसको जान जाएंगे किस अध्याय से लिया गया है। और लेखक आपको पता होगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमें करनी होगी कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात जन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ये धरती और जन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सहस्रों वर्षों से ये जुड़ाव हुआ है। और साथ में ये जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सूर्य की किरणें धरती पर आती रहेंगी, तब तक ये जन रहेगा। और इसमें कहा गया इस अवतरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो जन के तत्व पर प्रकाश डाला गया है। जिनका प्रवाह अनंत, जन का प्रवाह अनंत होता है, ये अर्थात ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये प्रश्न है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा? राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक रहेगा जब तक कि सूर्य हमारी धरती पर प्रकाश देता रहेगा। तो ये हमारा प्रश्नाभ्यास होगा। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे और विद्यार्थी अपने घर पे भी स्वमूल्यांकन करेंगे। कैसे करना होगा कि जीवन परिचय आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख करके याद करना होगा। निबंध किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको अभ्यास करना है, निबंध के बारे में जानना है। राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार निश्चित होता है, इसको निर्मित करने वाले तत्व जो बताए गए हैं उसको भी लिखना है। और एक प्रश्न अभ्यास भी आपको करना है। धरती माता की आवश्यक है जो गद्यांश है, उस पर आपको ये हल करना है। प्रश्नों को, दिए गए प्रश्नों पे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आप उसको हल करिए, अध्ययन करिए। उसके पश्चात ये जो अध्याय है आपका तैयार हो जाएगा। इस अध्याय को 4-5 बार जरूर पढ़िए। मूल तत्व को जानिए। इसमें मूल तत्व जो 3 तत्व दिए गए हैं उसके बारे में जानिए। और गद्यांश कहीं से भी पूछे, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर ही आपको देने हैं, अलग से उत्तर आपको नहीं देने हैं। इसलिए उस गद्यांश को भली प्रकार से पढ़िए, 2-3 बार उसको पढ़िए। तत्पश्चात उसको आप पढ़ने के पश्चात ये जानकारी वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में जान लेंगे, राष्ट्र की संकल्पना के बारे में जान लेंगे, और राष्ट्र निर्माण के तत्व के बारे में आप जान जाएंगे। पृथ्वी के साथ संबंध क्या है वो भी आप जान जाएंगे। संस्कृति की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है ये भी जान जाएंगे। और कैसे अच्छे अंक अर्जित करते हैं ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से 4-5 बार अध्याय को पढ़िए, इसके मूल तत्व को समझिए और प्रश्न अभ्यास करिए। आपको समझ में भी ये अध्याय आएगा और साथ में अच्छे अंक अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, भारत माँ के उच्च भाल की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपने पंक्तियाँ सुनी, मैं हिंदी हूँ। आप समझ गए होंगे कि आज की हम हिंदी की जो कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें हम अपने पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करेंगे। उस जानकारी के माध्यम से हम अपनी शब्द संपदा को बढ़ाएंगे, नवीन शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे, नई विधा की जानकारी प्राप्त करेंगे। नई विधा की जानकारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, काव्य के रूप में पढ़ते हैं और गद्य के रूप में पढ़ते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो, जब आप रेडियो सुन रहे होते हैं या आप टीवी देख रहे होते हैं या फिर किसी की कविता सुन रहे होते हैं या नाटक देख रहे होते हैं, एकांकी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद जो प्राप्त होता है इसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर आनंद क्यों प्राप्त होता है। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें जब हमारा भाव साम्य मिल जाता है
भाव हमारे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तो वहाँ पर हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी जब दुख की बातें हम देखते हैं तो हम दुखी भी हो जाते हैं, कहीं कहीं जब हंसने की बात आती है तो हमारा भाव ऐसा हो जाता है, हम हंसते भी हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भाव का तादात्म्य है वो स्थापित होता है श्रोता और वक्ता के बीच में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच में। काव्य की चर्चा होगी, हिंदी के काव्य की चर्चा, और उस काव्य के अंतर्गत हमारा जो पहला पाठ है उस पाठ की हम चर्चा करेंगे, और वो हमारा पहला पाठ है सूरदास। सबसे पहले एक प्रश्न उठता है पाठ को पढ़ाने से पहले कि आखिर ये जो काव्य की चर्चा हम कर रहे हैं, काव्य है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। काव्य छंदोबद्ध और लयात्मक रचना है, यानी काव्य जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो किसी न किसी छंद में निहित होता है, किसी न किसी छंद के अंतर्गत वो लिखा जाता है और उसमें एक लय होती है। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो यह है कि भावात्मक आनंद की प्राप्ति। काव्य को जब हम सुनते हैं तो उसमें हमें भावात्मक आनंद की प्राप्ति होती है, जैसी अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। इसका तीसरा बिंदु है बाह्य तत्व और चौथा बिंदु है आंतरिक तत्व, यानी कला पक्ष और भाव पक्ष। बाह्य तत्व में हम जिन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं उनमें लय, उस रचना की लय क्या है, तुक, उसके तुकांत क्या हैं, छंद, कौन सी छंद है, शब्द योजना, उसकी शब्द योजना क्या है, भाषा, उसकी भाषा कैसी है, और अलंकार, कौन कौन से शब्द जो चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम बाह्य तत्व के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार जो उसके आंतरिक तत्व होते हैं, आंतरिक तत्वों में एक विशेष बात है जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से आपसे करेंगे, वो ये है व्यापकता, कि जिस काव्य को हम पढ़ रहे हैं उसकी व्यापकता कितनी है, उसकी उपादेयता कितनी है। दूसरा बिंदु इसी में है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का तात्पर्य यह है कि जो यथार्थ रूप होता है, जिस चीज़ का हम वर्णन कर रहे होते हैं उसमें कवि अपनी कोई न कोई कल्पना अवश्य डाल देता है, तो उसमें कल्पनाशीलता कितनी है। इसके अलावा रसात्मकता, आखिर उसमें रस कौन सा है, किस रस की प्राप्ति हो रही है, उसका सौंदर्य बोध क्या है, और इसके साथ ही भाव प्रधानता, कौन सा उसका प्रधान भाव है। इन बिंदुओं को हम आंतरिक तत्व के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से इसकी एक और विशेष बात होती है, जिस काव्य को हम पढ़ रहे होते हैं, मैंने अभी चर्चा की आपसे कि वस्तु कुछ और होती है, लेकिन कवि जब लिखता है उस बात को तो उसमें अपनी कल्पनाशीलता को जोड़ देता है। तो यह बात निश्चित है कि उसका जो यथार्थ रूप होता है वो यथारूप में नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसमें कल्पना अवश्य मिश्रित रहती है। इसी प्रकार से एक परिभाषा हम यहाँ पर लेना चाहेंगे काव्य के विषय में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था कि आह से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तब से कविता की यात्रा और आज जो कविता की जो काव्य की यात्रा है, अगर आज के संदर्भ में हम अपनी दो पंक्तियां कहना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मौत से मोक्ष लिखवा दे वही कविता कहाती है, मौत से मोक्ष लिखवा दे वही कविता कहाती है, हंसी होठों पे जो ला दे वही कविता कहाती है, और किसी लाचार बूढ़े की उंगलियों को पकड़ करके सड़क जो पार करवा दे वही कविता कहाती है। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं वहाँ पर यह परिभाषा निकल करके आती है। इस प्रकार से हम देखते हैं काव्य क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, इसकी चर्चा भी हमने आपसे प्रस्तुत की। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। और अगला बिंदु आपके मन में अवश्य आया होगा। काव्य की परिभाषा आपने अभी सुनी कि काव्य कितने प्रकार का होता है, यह प्रश्न आपके मन में होगा। काव्य के क्या भेद होते हैं, तो आइए इसकी भी चर्चा थोड़ी सी करते हैं, जो बहुत आवश्यक है। काव्य के भेद। काव्य दो तरीके का होता है। पहला होता है
श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का तात्पर्य यह है कि जिसे हम सुनते हैं, जैसे रेडियो है, रेडियो हम सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। रेडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हम देखते नहीं हैं, तो ऐसे काव्य को हम श्रव्य काव्य कहते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा रूप होता है वो होता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब कि जिसको हम सुन रहे हैं उसको देख भी रहे हैं, अभिनय के माध्यम से देख रहे हैं या जैसे भी हम देख रहे हैं। जैसे दूरदर्शन ही आप ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, तो टीवी में क्या करते हैं, हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इसी तरीके से कोई नाटक है, उसको हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ऐसे काव्य को हम दृश्य काव्य कहते हैं। जो श्रव्य काव्य जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, उसके भी भेद होते हैं। उसके कितने भेद होते हैं? उसके भी दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है प्रबंध काव्य, यानी किसी भी बात को हम एक प्रबंधात्मक तरीके से जब कहते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, खंड काव्य आते हैं और आख्यानक गीतियाँ आती हैं। इसी प्रकार से ये जो दूसरा इसका भेद है वो है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ऊपर की रचना का नीचे की रचना से कोई संबंध नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पाठ्य मुक्तक, और दूसरा होता है गेय मुक्तक। प्यारे बच्चों, आपने काव्य के भेद अभी सुने और मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गए होंगे। चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो आज का पाठ है वो है सूरदास। सूरदास नामक जो पाठ हमारे काव्य में संकलित है, हमारी पुस्तक में संकलित है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और उसका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। पाठ का नाम सूरदास है। इसमें जो भी पद संकलित हैं वो मुक्तक काव्य शैली के हैं। और कुल पद कितने संकलित हैं, आपने पुस्तक को पढ़ा होगा, इसमें कुल 11 पद संकलित हैं। और इन 11 पदों में मुख्य रूप से जो बातें निकल करके आई हैं वो पहली बात ये है कि इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जितना सुंदर रूप में, जितना मनोहारी रूप में महाकवि सूरदास जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। तो कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं को लेकर के कुछ पद हैं इसमें। और इसी प्रकार से ऊधो गोपी संवाद, ऊधो और गोपियों के मध्य जो वार्ता हुई उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। उस संवाद पर केंद्रित है कुछ पद। और इसके अलावा निराकार से साकार की ओर, यानी निराकार ब्रह्म की चर्चा भी इसमें की गई है, जिसकी चर्चा ऊधो जी ने गोपियों से की थी। और ये सारे के सारे पद जो 11 पद हैं ये सूर सागर पुस्तक से संकलित किए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अब आपके मन में सहज रूप से एक प्रश्न आया होगा। यह प्रश्न आया होगा कि आखिर सूरदास जी कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था, उनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं सूरदास जी का, इनके जीवन परिचय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनका जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी, वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। अब जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जो प्रमुख रूप से जन्मस्थान उनका माना जाता है वो है रुनकता। ये गांव आगरा मथुरा मार्ग पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसी प्रकार से कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सूरदास जी का जन्मस्थान सीही है, जो दिल्ली के पास है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रमुख रूप से जो हम पढ़ते हैं वो रुनकता गांव को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगली बात, उनके पिता कौन थे। पिता का नाम श्री रामदास सारस्वत। और गुरु जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, शिक्षा दीक्षा जिससे उन्होंने ग्रहण की,
उनका नाम था आचार्य वल्लभाचार्य। सूरदास जी का जो जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनका निधन सन 1583 ईस्वी में हुआ। और गोवर्धन जो ब्रज क्षेत्र में स्थित है, गोवर्धन के पास एक स्थान है पारसौली, वहाँ पर उनका निधन हुआ था। आइए थोड़ा सा साहित्यिक चर्चा करते हैं कि उनका साहित्यिक योगदान क्या है, साहित्य में उनका क्या स्थान है। तो साहित्यिक चर्चा में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो जो सबसे चर्चित उनकी रचना है, जो कृति है, पुस्तक है, वो है सूर सागर। और इसके पश्चात दूसरी जो है वो है साहित्य लहरी, और जो तीसरी कृति है वो है सूर सारावली। जिस भाषा को प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया अपने काव्य में सूरदास जी ने, वह भाषा बहुत ही माधुर्य भाव की भाषा है और उसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। जिस शैली का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया वह मुक्तक काव्य शैली है। एक बड़ी बात है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं, उसके काल विभाजन पर जाते हैं, भक्ति काल की चर्चा करते हैं, तो भक्ति काल में हम दो रूप देखते हैं, एक सगुण का और एक निर्गुण का। सगुण में फिर दो धाराएं हो जाती हैं। पहली धारा हो जाती है राम भक्ति और दूसरी धारा हो जाती है कृष्ण भक्ति। तो सूरदास जी भक्ति काल में सगुण शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया था जो बहुत चर्चित हुआ और उसका नाम पड़ा अष्टछाप, अष्टछाप के कवि। तो सूरदास जी उन अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख कवि थे। तो ये है सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय था। कवि का परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए पाठ के मूल भाव की ओर चलते हैं। पाठ के मूल भाव में क्या क्या है, इन बिंदुओं की भी चर्चा यहाँ पर आवश्यक है। मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि कुल 11 पद हैं इस पाठ में, जिसमें जो पहला पद है वो ईश वंदना से संबंधित है, चरण कमल बंदों हरिराई। इसी प्रकार से जो दूसरा पद है उसमें निराकार से साकार की ओर जाने की बात कही गई है। और पद संख्या 3 से 6 तक जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वह कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है और बड़ा ही मनोहारी वर्णन उसमें सूरदास जी ने किया है। इसी प्रकार से पद संख्या 7 से लेकर के 11 तक ऊधो गोपी संवाद का वर्णन है। आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, जिस समय कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, काफ़ी समय बीत गया और वापस नहीं आ पाए। उधर गोपियों की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, उसको देखने के लिए, समझने के लिए उन्होंने अपने प्रिय सखा ऊधव को वहाँ पर भेजा। जब ऊधव को उन्होंने भेजा, ऊधव को अपने ज्ञान पर गर्व था। कृष्ण ने उनको भेजा कि जाओ गोपियों को समझाओ, उनकी स्थिति क्या है, आकर के मुझे बताओ। ऊधव जी जब गोपियों के पास आते हैं, गोपियों की दशा देखते हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप कृष्ण को छोड़िए, निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, योग साधना करिए। तो जब उद्धव जी इस प्रकार की बात करते हैं तो गोपियाँ जो हैं उनको, उनके तर्क को काटती हैं, उनको जो उत्तर देती हैं वो बहुत ही शैली प्रभावशाली शैली है और उसमें बहुत ही मनोहारी वर्णन, बहुत ही सरस वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने। वह पद संख्या 7 से 11 के मध्य है। सभी के सभी पद बहुत ही प्रभावशाली शैली में लिखे गए हैं और इनमें जो शब्दों का चयन किया गया है उन घटनाओं से उनका तादात्म्य स्थापित है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव साम्य प्रमुख रूप से प्राप्त होता है और जो मुख्य रूप से जो इसका आकर्षण है वो है प्रेम और विरह का आकर्षण। प्रेम और प्रेम के साथ विरह दोनों का जो यहाँ पर भाव निरूपित किया गया है वो बहुत ही आकर्षण युक्त है, मन को बहुत अच्छा लगने वाला है और उसकी बहुत विवेचना की जा सकती है। इतना आपने अभी समझ लिया है। इसके आगे आते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपने पाठ पढ़ा,
11 पद आपने पढ़े। सभी पद बहुत ही आवश्यक हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी पद परीक्षा में आ सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर एक पद की मैं विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा, और वह पद आपके बीच में आप चित्र भी देख रहे हैं। चित्र और इस पद का भी एक साम्य है। देखिए आप, ऊधो मन न भये 10-20। गोपियां ऊधो से कहती हैं, ऊधो मन न भये 10-20। इसको हम अगर थोड़ा सा लय में कहने का प्रयास करें तो ऐसे भी कह सकते हैं, ऊधो मन न भये 10-20। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। और सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। यह पद आज हम चर्चा में ले रहे हैं। अभी जो मैंने पद प्रस्तुत किया है आपके बीच में, आपको आनंद आया होगा, लेकिन इसके प्रश्न की ओर अगर हम ध्यान दें तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित काव्यखंड का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए या व्याख्या कीजिए या भावार्थ लिखिए। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, संदर्भ, जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम पाठ का नाम अवश्य लिखते हैं, और पाठ के नाम के साथ ही हम रचनाकार का नाम अवश्य लिखते हैं। ये दो बातें मुख्य रूप से इसमें लिखी जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हम लेते हैं प्रसंग। प्रसंग में हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो रचना है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बात हम विशेष रूप से लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको लिखना है इसका उत्तर, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग में संकलित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। इसी प्रकार जब प्रसंग में आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि जिस समय ऊधो जी गोपियों से वार्ता करते हैं, निराकार ब्रह्म के विषय में बताते हैं, उन बातों का वर्णन इस पद में किया गया है। इसी प्रकार से जब हम व्याख्या इसकी करते हैं तो व्याख्या के लिए ये आवश्यक है कि हम उन पंक्तियों को विशेष रूप से उनकी व्याख्या करें जो अभी हमने पढ़ी हैं। आइए वो पंक्तियां हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। ऊधो मन न भये 10-20। गोपियां ऊधो जी से कहती हैं कि ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, मन केवल एक ही है, और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, वह इधर उधर नहीं जा सकता। अगर ज़्यादा मन होते तब आप यह सोच सकते थे कि कोई मन इधर चला जाएगा, कोई मन उधर चला जाएगा, लेकिन हम सब कृष्ण की आराधक हैं। हमारा मन एक हो तो एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध है ईस। ईस का तात्पर्य यहाँ पर निराकार ब्रह्म से है। आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं उद्धव जी, उसको कौन भजने वाला है, कौन आराधना करने वाला? मन तो हमारा एक ही है। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, अपनी स्थिति को वो स्पष्ट करती हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हैं, केशव बिन, कृष्ण के बिना, ज्यों देही बिन शीस, यानी जिस प्रकार से शरीर में धड़ को अलग कर दिया जाए और शीश को अलग कर दिया जाए तो दोनों बेकार हो जाते हैं।
आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। एक आशा है और उसी आशा में हम लोग जी रहे हैं कि हमारे कृष्ण कभी न कभी वापस अवश्य आएंगे, कभी न कभी हमें अपना दर्शन अवश्य देंगे। यहाँ पर एक व्यंग की बात निकल करके आती है। वह व्यंग करती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर कृष्ण के सखा हो और सकल जोग के ईश, तुम योग के बहुत बड़े ईश्वर हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो। यहाँ पर वो व्यंग करती हैं। और जब इतने बड़े ज्ञाता हो तो फिर इस तरीके की बात हमसे क्यों करते हो। योग का यहाँ पर एक अर्थ और भी है, योग जोड़ना। आप योग की बात कर रहे हो और वियोग की भी बात कर रहे हो। यहाँ पर व्यंग करते हुए कहती हैं। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हमारे इस जीवन में न किसी का प्रवेश था, ना है और ना होगा। हमारे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं और हम कृष्ण के सहारे हैं। हमारा मन, हमारा तन, जो कुछ भी है, हमारा पूरा जीवन वह कृष्ण को समर्पित है। आइए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत अनिवार्य हैं। जैसे एक प्रश्न हमने लिया है, अभी जो पद आपने पढ़ा उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ लिखना बहुत आवश्यक है। हुतो का मतलब था, ईस का मतलब है निराकार ब्रह्म, श्वासा यानी श्वास, प्राण। इसी प्रकार से अवराधय, इसका अर्थ है आराधना करे। शिथिल का भाव यहाँ पर है निष्प्राण सा हो जाना, निष्प्राण से। और बरिस, ये वर्ष का अपभ्रंश है, वर्ष। एक प्रश्न की चर्चा हम और करना चाहेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो एक पंक्ति होती है और उसका भाव स्पष्ट करना होता है। एक हमने यहाँ पर पंक्ति लिया है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, ये पंक्ति है और यह पद संख्या 2 में मिलती है। इसका भाव स्पष्ट करने के लिए प्रश्न दिया गया है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह प्रश्न जो है वो निराकार ब्रह्म से संबंधित है। निराकार ब्रह्म का जो आकार है, स्वरूप है, वो कैसा होता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, यानी ना तो उसका कोई रूप है, ना तो उसका कोई आकार है, ना तो उसका कोई गुण है, ना तो उसकी कोई जाति है, और ना तो वह किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी युक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा होता है निराकार ब्रह्म। तो इस पंक्ति का भाव ये है, यह निराकार ब्रह्म के विषय में है कि निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप होता है वो रूप कोई नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है और उसको कहीं से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए अंत में हम आंतरिक मूल्यांकन की ओर चलते हैं। अभी आपने इतना हमारी चर्चा को सुना, तमाम आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी, वो भी आप जब चाहेंगे उनको शांत किया जाएगा, उनका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यास कार्य आवश्यक है, जिसमें 2 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना कर सकते हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय स्वयं लिखिए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि जिस प्रकार से एक पद की चर्चा मैंने की है, उसी प्रकार से अन्य पदों की भी व्याख्या आप लिखने का प्रयास करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा में आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, तमाम बातें मिली, तमाम अंक इसमें समायोजित हो सकते हैं। जैसे काव्य क्या है, काव्य के भेद क्या हैं, ये भी आपका एक अच्छा सा प्रश्न है और उसका उत्तर है। इसी प्रकार से पाठ का जो मूल भाव है वो भी आपको प्राप्त हुआ, एक पद की व्याख्या भी और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त हुए। इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य था, मैं आशा करता हूं कि उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। फिर अगली चर्चा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।